Hello learners, now we are going to know more about secondary activities. It's another module of class 12 geography. Secondary activities, it is a part of chapter 6 from fundamentals of human geography. In the previous chapter, in the 5th chapter, you have already learned about primary activities which are dependent on the natural resources for obtaining certain products. Some examples of primary activities are farming, fishing, mining. Now, when we discuss about secondary activities, these are all those activities which obtain raw material from primary activities and process them to obtain goods of higher value. So, we can define secondary activities as activities which add value to natural resources and transform them into valuable products are called secondary activities. इन्हें हम द्वितीयक क्रियाएं भी कहते हैं. द्वितीयक क्रियाओं में हम प्राथमिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं को हम प्रोसेस करते हैं और उनसे हम एंड प्रोडक्ट्स फिनिश्ड गुड्स प्राप्त करते हैं, जिनका हमेशा हर जितना ज़्यादा हम प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल को, हर स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में कुछ वैल्यू एडिशन होता है और जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑलवेज मोर वैल्यूएबल दैन द इनिशियल प्रोडक्ट. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, गन्ना है. गन्ने से हम चीनी बनाते हैं और चीनी का यूज़ फिर से हो सकता है कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ में मिठाई बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, या बहुत सारे और इस्तेमाल भी चीनी के हो सकते हैं. हमारे घरों में इस्तेमाल होता है. तो ये हम गन्ना जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? खेतों से प्राप्त करते हैं. वो खेती जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रिया है. गन्ने से जब हम चीनी बनाते हैं तो चीनी या शुगर जो है इट इज़ मोर वैल्यूएबल दैन द शुगर केन. शुगर केन की जितनी कीमत होती है उससे ज़्यादा कीमत में शुगर हमें मिलता है. और उसी प्रकार जो उससे शुगर से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, केक, बिस्किट्स वगैरह, वो और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं. तो एट ईच लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन happens to the initial product and the final product is much more costlier. So secondary activity में हम ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं इनिशियल प्रोडक्ट को और उसको ज़्यादा यूज़फुल भी हम बनाते हैं, उसकी यूज़फुलनेस बढ़ती चली जाती है. गन्ने का ज़्यादा यूज़ नहीं है अगर आप ऐसे रॉ गन्ने का इस्तेमाल देखें तो, और चीनी का इस्तेमाल कई प्रकार से हो सकता है. तो यूज़फुलनेस भी उस वस्तु की बढ़ जाती है थ्रू प्रोसेसिंग. दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आयरन ओर रिप्रेजेंट कर रहा है. आयरन ओर को हम प्रोसेस करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में और जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है स्टील. स्टील को हम रॉड के फॉर्म में या शीट के फॉर्म में या इस प्रकार से हम किसी शेप में उसे हम ढाल सकते हैं. और इस स्टील का यूज़ जो है कई प्रकार से हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वर्क में हो सकता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए हो सकता है, मशीन पार्ट्स या मशीन बनाने के लिए हो सकता है. तो जब हम आयरन ओर को हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी यूज़फुलनेस जो है बढ़ जाती है और स्टील डेफिनेटली आयरन ओर से ज़्यादा कॉस्टली होता है और ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसकी यूज़फुलनेस भी बढ़ जाती है. Secondary activities, they include 3 types of activities: manufacturing, processing and construction. जब हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है समथिंग दैट इज मेड बाय हैंड. बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन most of the things, because the machines were not used, the power driven machines were not used, then जो चीज़ें बनाई जाती थी वो हैंडमेड होती थी, हाथ से बनाई जाती थी. तो मैन्यू जो शब्द है उसका जो रिलेशन है इट रिलेट्स टू हैंड. सो समथिंग दैट इज मेड बाय हैंड, उसका दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन आज हम इसी संदर्भ में इसका अर्थ नहीं लेते हैं. आज मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ समथिंग विच इज प्रोसेस्ड एंड मेड इन द इंडस्ट्रीज. प्रोसेसिंग के बाद
जो इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें हम वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा, शुगर बनाने से लेके हम कॉटन टेक्सटाइल बना सकते हैं, हम सिल्क इंडस्ट्री में सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम गारमेंट्स भी बनाते हैं, और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम हम रिफाइन करके और उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो शिप बिल्डिंग से लेके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके सैटेलाइट्स, ये सारे चीज़ें जो हैं मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। इसमें हैंडीक्राफ्ट्स भी हम मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चीज़ें जो हाथ से बनती हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग की पार्ट है ही, और जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं, आज जो हम मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ लेते हैं वो मास प्रोडक्शन से लेते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा चीज़ें हाथ से नहीं बनाई जाती और मशीन से जो है हम ह्यूमन लेबर का बेटर इस्तेमाल कर पाते हैं, उसमें टाइम कम लगता है और जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कम होता है। मशीन के यूज़ से समय की बचत होती है और कुछ कॉस्ट कटिंग भी होती है, जिसकी वजह से आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें ज़्यादातर गुड्स जो हैं वो मशीन से ही बनाए जाते हैं और मास प्रोडक्शन होता है, बल्क में प्रोडक्शन होता है, जिससे उसका कॉस्ट घट जाता है। प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोसेस किया जाता है। जैसे अगर हम रॉ कॉटन लेंगे तो उससे हम कॉटन थ्रेड में चेंज करते हैं, उससे हम कॉटन थ्रेड ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज स्पिनिंग। स्पिनिंग के थ्रू हम थ्रेड बनाते हैं, फिर वो थ्रेड जो हो जाता है उसे हम थ्रेड को हम वीव करते हैं और क्लॉथ बनाते हैं। वीव क्लॉथ को हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं उसमें प्रिंटिंग करके, और तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेसिंग है, स्पिनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। यहाँ पे हम ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इंजीनियरिंग से रिलेट करता है, तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ कम अंडर कंस्ट्रक्शन। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इट includes a wide range of activities which has three parts like manufacturing, processing and construction। इनके तहत जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के तहत ली जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है समथिंग दैट इज़ मेड बाय हैंड। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ आज ये ट्रू सेंस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, ज़्यादातर वहाँ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल कम से कम होता है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड नेशन, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ आज भी ह्यूमन लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके। Some common characteristics involved in manufacturing are application of power। हम machines को power के द्वारा ही चलाते हैं, तो machine को run करने के लिए हमें energy की ज़रूरत होती है। application of power सभी manufacturing sector का एक important component है। दूसरा है production of identical products, एक जैसे product। जब हम mass production की बात करते हैं, एक साथ कई सारे identical products प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम जो पार्ले जी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे एक साथ एक जैसे ही एक मशीन से एक जैसे बिस्किट बनके और कई संख्या में, लाखों की संख्या में रोज प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशलाइज्ड लेबर का जो काम है वो बटा होता है कि एक ही व्यक्ति हर प्रोसेस को नहीं करता है। जैसे अगर हम फिर से एग्जांपल लेंगे कॉटन टेक्सटाइल का, तो स्पिनिंग में जो स्पेशलाइज्ड लेबर है, जो लोग स्किलफुल हैं स्पिनिंग का काम करने में, यान बनाने में जिनको महारत हासिल है, वो यान बनाने का काम करते हैं। वीविंग में दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, वो सेम जो स्पिनिंग करते हैं वही वीविंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ लेबर है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल्स हैं, उसके
अकॉर्डिंग स्पेशलाइज लेबर यूज होता है, और एक व्यक्ति जिस चीज़ में वो पारंगत है वो वही कार्य, उसी कार्य को बार बार करता है और हर दिन वही कार्य करता है, जिससे कि वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज़, क्योंकि जो लेबर है वो स्पेशलाइज्ड है, वो अपने काम में उसे महारत हासिल है, इसलिए जो गुड्स प्रोड्यूस होती है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है एंड स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इस स्लाइड में हम मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे और उनकी क्या विशेषताएं हैं, समझने का प्रयास करेंगे। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि एक व्यक्ति जो है जो किसी भी इंडस्ट्री में कार्यरत है उसे सेम काम को रोज करना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें पारंगत है, वो उसमें महारत हासिल की है, उसकी स्किल उसी चीज में ज्यादा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं और एक व्यक्ति उसी कार्य को बार बार हर दिन करता है। मेकेनाइजेशन, यूज ऑफ मशीन्स ज्यादा होता है, और आजकल जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, कंप्यूटर द्वारा वो गवर्न होती है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी होती है, ह्यूमन लेबर का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम से कम होता है। टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन के थ्रू हम हमेशा टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मशीन्स कम पावर में चल पाएं या उनका प्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंटली हो। तो बहुत सारे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे होते हैं, तकनीक के बेहतरीन बनाने के लिए उसी कामों में लगे होते हैं, जिससे कि दिन प्रतिदिन और बेहतरीन तकनीक से काम आसान हो जाए और हम बेहतर प्रोडक्शन दे पाएं। फोर्थ जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी इंडस्ट्री में एक पूरी हायरार्की होती है काम करने वालों की, सीईओ से लेकर बिजनेस मैनेजर्स और लेबरर्स, सुपरवाइजर्स, सो देयर इज अ होल हायरार्की ऑफ पीपल वर्किंग अंडर दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और सभी का काम बटा हुआ है। जैसे सीईओ तो किसी कंपनी का एक ही होगा, उसके अंदर कई सारे मैनेजर्स होंगे जो अलग-अलग कामों में जिनको हमारे पास होगी वो उस काम को सुपरवाइज करेंगे। तो देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वर्क, द वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड, देयर कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, मशीन से काम होता है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल यूज होता है, कैपिटल का मतलब है पूंजी, बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़े स्तर पे होता है, बड़ा लैंड या बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, एंड एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी जो कि इस पूरे काम को सुपरवाइज करके जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं कि कहां पे उनका सामान सप्लाई होगा, ऑर्डर्स देते हैं और पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ये किन्हीं क्षेत्रों में ही वर्ल्ड के कुछ स्पेसिफिक जगहों पे इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है, वेस्टर्न यूरोप है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स है वर्ल्ड के जहां पे इन इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी जगहों में इनका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है। तो ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये टर्म कई बार इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों में अंतर ऐसे आपको सही तौर पे नहीं दिखेगा। पहला जो टर्म है उसमें ये शॉर्ट एक्सप्रेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्टेड कॉमर्स में है और इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे एक्सप्रेशन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फ्रेज के फॉर्म में यूज हुआ है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये लंबा एक्सप्रेशन है। तो इसमें एक बहुत माइन्यूट सा जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो शॉर्ट टर्म है, मैन्युफैक्चरिंग विद इन्वर्टेड कॉमर्स है, ये एक्चुअल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे हम फैक्टरीज को यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं और हम वैल्यू एडिशन करते हैं रॉ मटेरियल में, वी ऑब्टेन थिंग्स और प्रोडक्ट्स ऑफ हायर वैल्यू। इट इन्वॉल्व्स फैक्टरी सेटअप, मशीन्स एंड प्रोसेसेस। तो जो एक्चुअल जो इंडस्ट्री का काम है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में हम इसको हम लेते हैं। एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जिसमें हम कोई टैंजिबल वस्तुओं को हम ऑब्टेन करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें कॉटन गारमेंट्स मिल सकता है, केमिकल इंडस्ट्री में वाइड एरे ऑफ सब्सटेंसेस दैट वी कैन ऑब्टेन इनिशियली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके हम टॉयलेटरीज या फार्मास्यूटिकल्स और सोप, डिटर्जेंट्स, ये सारी चीजें हम ऑब्टेन करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है, जो शॉर्ट एक्सप्रेशन है, उसमें एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, जो इंडस्ट्री का मतलब है कि हम रॉ मटेरियल ऑब्टेन करेंगे, उसको हम प्रोसेस करेंगे और जो हम फिनिश गुड्स ऑब्टेन करेंगे उससे उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। लेकिन जो दूसरा लॉन्ग टर्म है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो लॉन्ग टर्म है, जो फ्रेज के जैसे यूज हुआ है, यहाँ पे इट रिफर्स टू ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट कैरिड आउट इन फैक्टरीज। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी सेकेंडरी एक्टिविटीज जो फैक्ट्री में इनका प्रोडक्शन नहीं होता है, एक्चुअली प्रोडक्शन ही नहीं होता है इसमें प्रोडक्शन है, इट इज नॉट टेंजिबल, द प्रोडक्शन इज इनटेंजिबल, प्रोडक्शन हियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, द प्रोडक्शन इज इनटेंजिबल व्हिच वी कैन नॉट सी और कैन ओनली मेजर इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड वेजेस, इट इन्वॉल्व्स सर्विसेज व्हिच जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी सर्विसेज को जिनसे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसी सर्विसेज को भी हम इंडस्ट्री कहते हैं, बट एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को नहीं इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है इसलिए हम इन्हें इंडस्ट्री का खिताब हम दे देते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, रेडियो से जुड़े प्रोग्राम्स हैं, ये सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो इसमें आप देखेंगे तो कोई टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस होता है, अगर कोई आप डांस प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई फिल्म बना रहे हैं तो ये सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मशीन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम कुछ मशीन यूज करते हैं, कैमरा वगैरह यूज होता है, लेकिन हम कुछ टैंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जो कैब वाले लोग हैं, जो कैब चलाते हैं, जो टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये सभी लोग हैंडीक्राफ्ट्स में जो लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा एम्प्लॉय होते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम टूरिज्म इंडस्ट्री। इसलिए हम इंडस्ट्री कहते हैं, इंडस्ट्री में यहाँ पे शब्द इसके साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि ये सभी एक्टिविटीज जो है एक्चुअली सर्विस सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इसलिए हम इन्हें इंडस्ट्री की कैटेगरी में लाते हैं। बट जो लेफ्ट वाला जो टर्म है, जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन जो है, शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन इज एक्चुअल इंडस्ट्री प्रोसेसिंग जो होता है रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, और जो राइट वाला टर्म है, जो लॉन्ग टर्म है, जो फ्रेज के माध्यम से यूज हुआ है, फ्रेज जैसा यूज हुआ है, वो सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है जो बहुत ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराती है, इसलिए हम इन्हें इस तरह से इंडस्ट्री के फॉर्म में हम लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ये बिजनेस, होटल्स और उन सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। Now we are going to discuss about the factors affecting location of industries. Industries are ideally located at the places where most of these factors are easily available. The basic cause Now let us discuss about the factors affecting the location of industries. Most of the industries, they are located keeping these factors in mind. Now let us discuss the factors affecting location of industries. Industries are ideally located at the places where most of these factors are available. The basic objective of establishing any industry is that the goods should be produced at the lowest cost, then only
the industries may gain more profit. तो profit industries में ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये factors least cost पे available हों. So now let us discuss each of these factors in detail. These factors are access to raw material, access to market, access to labor, access to power, access to transportation and communication, government policies and access to agglomeration economies. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, industries maximize profits by reducing cost. So most industries are located where the costs are minimum. This we have already discussed. The first and the foremost most important point for location of industries is access to market. All industries require readily access to market because the goods that are manufactured in industries, they have to be sold in the market, and unless there is demand for these end products, the industries will not run on profit. So for the industries to run in profit conditions, it is necessary that they should be located near to market so that the finished goods are supplied easily and efficiently to the marketplaces. So industries are located in such areas which have high density of population, because high density of population provides a vast market to the products of that are manufactured in the industries. And the second important thing here is the countries which have high purchasing power, there also most of the industries get established. So if the people are rich, where the GDP, the uh, per capita income of the people, if it is high, they have high purchasing power. So most of the developed countries of Western Europe and Northeast USA, their industrialization is high because the per capita income of these regions is much more. In Japan, in Western Europe, in Northeast Asia, Northeast USA, these are the specific regions which have high industrialization. The second region is Southeast Asia, India, Bangladesh. These regions have high density of populations. जब ज़्यादा लोग रहते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड होगी और मार्केट भी ह्यूज होगा. तो इंडस्ट्रीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्वायर करने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनकी गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो. The second important factor here is access to raw material. सभी इंडस्ट्रीज को कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है. अब ये रॉ मटेरियल कई प्रकार के हो सकते हैं. तो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो बल्कि या हेवी हैं और जिनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाई होता है. ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं स्टील, शुगर, सीमेंट. जितने भी जो इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सभी के सभी वो हैवी इंडस्ट्रीज़ होते हैं. और हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो उन्हीं जगह पे स्टैब्लिश्ड हो जहाँ पे रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं. अगर वो रॉ मटेरियल जहाँ उपलब्ध है उन सेंटर्स से बहुत दूर उनको स्टैब्लिश किया जाता है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है और डेफिनेटली फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. So industries are located where raw material is cheap and easy to transport. So it is important that such industries which use bulky raw material or which use perishable raw material, जो raw material बहुत जल्दी ख़राब हो जा सकते हैं, जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत जल्दी इनकी लाइफ बहुत कम होती है. तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ एग्रो प्रोसेसिंग या डेयरी प्रोडक्ट्स पर आधारित हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वे जहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हैं उसके आसपास ही लोकेटेड हो जिससे कि देरी की वजह से ये वस्तुएं ख़राब न हो पाए. तो दो प्रकार की इंडस्ट्रीज़, एक जो बल्कि रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और दूसरी जो पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं, इन दोनों के लिए ही ये आवश्यक है कि वे जिन जगहों पे रॉ मटेरियल उपलब्ध है उसी के आसपास अपने आप को स्टैब्लिश करें.
एक्सेस टू लेबर, सभी इंडस्ट्रीज में लेबर की रिक्वायरमेंट तो बनी रहती है। अब लेबर दो प्रकार के हो सकते हैं, स्किल्ड लेबर फोर्स और अनस्किल्ड लेबर फोर्स। स्किल लेबर फोर्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे इन लोगों को शिक्षा मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। तो उसके उन इंस्टीट्यूट्स के आसपास हमें स्किल लेबर फोर्स हमें ज़्यादा उपलब्ध होता है। और अनस्किल्ड लेबर फोर्स उन जगहों पे ज़्यादा उपलब्ध होता है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेबर का कॉस्ट भी कम होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज, दे आर located near urban educational centers where skilled labor is easily available. Sometimes they are also located near regions of high density of population to acquire labor at low cost. Access to source of energy. अब इंडस्ट्रीज में मशीन लगी होती है, बिना पावर के तो मशीन चलेगी नहीं। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए ये ज़रूरी है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी का उनके पास एक्सेस हो। आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट कैन बी इजीली कैरीड थ्रू ट्रांसमिशन पावर लाइंस, तो इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड थ्रू दीज पावर लाइंस। तो ये जो फैक्टर है आज के संदर्भ में, मॉडर्न संदर्भ में थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। पहले जब कोल वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो जब कोल का इस्तेमाल ज़्यादा होता था एज एनर्जी सोर्स, तब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज कोल फील्ड्स के आसपास लगाई जाती थी। जैसे जर्मनी में रूर रीजन है, वो पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था यूरोप का, लेकिन अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज कम हो गई हैं और अब दूसरे रीजन्स की भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि अब कोल की जो इम्पोर्टेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो गया है, क्योंकि दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हम न्यूक्लियर पावर, हम पेट्रोल और नेचुरल गैस के इस्तेमाल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इवन हाइड्रो पावर से भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो जब एक वेरिड सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हमें एनर्जी मिल रही है, तो अब कोल फील्ड के आसपास इंडस्ट्री का जो लोकेशन है, उसकी जो महत्ता है अब बहुत मायने नहीं रखती। इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का जिक्र हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है फॉर रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स इंडस्ट्रियल लोकेशन इज एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की महत्ता इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो जब प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है तो हमें रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है इंडस्ट्रीज तक, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसे हमें मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन फिर दोबारा करना पड़ता है। तो इन दोनों ही वजहों से इंडस्ट्रीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि दे शुड बी लिंक्ड विद speedy and efficient mode of transport and communication. This helps in reduction of cost and also proper management. Examples here is Western Europe and Eastern North America. These regions have well developed modes of transportation, and the communication facilities are also more developed, because of which these are hub of industrialization in the world. The next factor that affects the industrial location is government policy. Sometimes industries are located under government policy of regional balance and economic development. The government of any region, it tries to maintain regional balance by establishing industries in tribal and backward regions, so as to provide employment opportunities to the people of that area and reduce the regional imbalance that that region has, so that that region can develop as a whole. Sometimes the policies of any state government, it may uh, not help in industrial location.
For example, the Tata Nano plant was initially established in Singur in West Bengal, but the West Bengal government was not able to mediate between the industrialist and the people of that area. The farmers were not ready to provide land at cheaper rate to the industrialist, and there were a lot of protest against the industrialists. On the other hand, the government of Gujarat is supported industrialization by providing land at low cost to the industrialists. So the entire Tata Nano plant was shifted to Gujarat, and it could not be established in West Bengal. The next factor affecting industrial location is access to agglomeration economies, which means the links between the industries. Agglomeration here means a group of industries. If there are a group of industries which have the same kind of requirement, they share their requirement and they benefit from nearness to a leader industry and other industries. For example, many of the petrochemical industries, the pharmaceutical industries, they are located near petroleum refineries because they are dependent on these petroleum refineries to obtain their raw materials. So, the petroleum refinery can be a leader industry for pharmaceuticals and chemical industries. So, the industries which benefit from nearness to a leader industry, they are established closer to that area. Savings are derived from linkages which exist between different industries. Footloose industry. Industries that have a relatively free choice of location are known as footloose industry. Footloose मतलब जिनके पैर थोड़े ढीले हों, जो कहीं एक जगह लोकेशनल की उनकी कोई सीमा नहीं हो, उनकी कोई लिमिट नहीं हो कि उन्हें एक ही जगह या जहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध है उन्हीं जगहों पे उनको लोकेटेड होना चाहिए. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिन इंडस्ट्रीज़ में जो कच्चा माल है या जो रॉ मटेरियल है वो हेवी रॉ मटेरियल या पेरिशेबल रॉ मटेरियल अगर यूज़ करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो रॉ मटेरियल जहाँ उपलब्ध है उसी के आसपास लोकेटेड हों. लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल या हेवी रॉ मटेरियल नहीं यूज़ करती हैं, जो ज़्यादातर कंपोनेंट पार्ट्स पे निर्भर हैं, ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं भी इस्टेब्लिश हो जाती हैं और वो रॉ मटेरियल का फैक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है. They are non-polluting industries. They are mostly located near good transport links to have access to market. And examples यहाँ पे हैं मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स. ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहीं भी लोकेट हो सकती हैं और उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध है उन्हीं के आसपास ये लोकेटेड हो. ठीक है, तो इनके लिए लार्जर चॉइस होता है लोकेशन का. आई होप कि these points are clear to you. The next part of the chapter we will deal with classification of industries. Thank you.